सिविल सर्विस के जंगे मैदान में उतरने वाले मेरे सभी प्रिय छात्रों, आपको प्रयास एकेडमी की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है कि इस बार जो भी सिविल सर्विस एग्जाम देने जा रहे हैं 16 जून 2024 को, जो अगले महीने है, आज से लगभग एक महीने के बाद आपका सिविल सर्विस का एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स का। उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रयास आईएएस एकेडमी का एक नया ये पहल किया गया है। इस प्रयास आईएएस एकेडमी ने आपको एक ऐसा सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है जो इस बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स होने जा रहे हैं उस पर ये हम क्लास ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको काम आने वाला है। हमारा ऐसा ये मानना है कि अभी जितने भी सिविल सर्विस के एग्जाम हो रहे हैं उसमें लगभग 50% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्योर करेंट अफेयर के बेस्ड पर ही आ रहे हैं। अगर आपका करेंट अफेयर तैयार है तो आप समझ लीजिए कि सिविल सर्विस आप निकाल लेंगे। अगर 2023 का अगर आपने कट ऑफ देखा होगा तो बहुत ही कम कट ऑफ गया है। 75 नंबर गया है कट ऑफ जनरल कैटेगरी, 74 नंबर गया है ओबीसी कैटेगरी। यानी कि अगर आप 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा। और 40 क्वेश्चन में भी अगर 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट करेंट अफेयर्स ही रहेगा आपका। वैसे 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स ही रहेगा, और उसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं जो बहुत हाईलाइटेड होते हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं। आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए हमने ये हेडलाइन दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंट अफेयर्स यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के लिए है ये। और जो बिल्कुल ही सीरियस कैंडिडेट हैं, डेडिकेटेड हैं कि इस बार उनका प्रीलिम्स निकल ही जाए, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम एक एक करके हम उन टॉपिक्स को देखेंगे कि वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पेपर बना सकता है। वैसे तो पेपर आपका बन करके रेडी हो चुका है, बस एग्जाम आपको देना है। हमारा ऐसा ही मानना है और ऐसे ट्रेंड देखा गया है कि अगर एग्जाम अगर आपका जून में है, वैसे होने वाला तो था ये मई में ही, लेकिन लोकसभा के चुनाव के कारण इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एक महीना आगे। तो क्वेश्चन पेपर तो रेडी हो गया है। तो ऐसा देखा गया है कि ये अपने एग्जाम से 2 महीने पहले तक का और 1 साल पीछे तक का ये बनाता है ये क्वेश्चन पेपर। जैसे इसमें जो हमने मेंशन किया है, जो ट्रेंड रहा है यूपीएससी का, उसको देखते हुए हमने बनाया है मार्च 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक का। ये हमने पूरे 1 साल का टॉपिक्स हमने तैयार किया है। हमने उसके अंदर अभी कंटेंट नहीं बताया है, बस टॉपिक्स हम बताने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे उस टॉपिक को, अगर आप तैयार नहीं कर पाए हैं तो आप हमें कमेंट में लिख करके बताइए, हम एक एक उसका टॉपिक्स भी तैयार करके आपको देंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं इसमें और ये देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो ये हमारे वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या है, ये मार्च 2023 से मार्च 2024 तक का ये टॉपिक्स है। और हमने पहला टॉपिक्स लिया है पॉलिटिकल साइंस का। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो हमने ये टॉपिक्स दिए हैं और दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही उससे पूछा जाए, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का अब ट्रेंड नहीं रहा है। टॉपिक्स वही रहेंगे लेकिन वो इनडायरेक्ट आपसे सवाल बनाएंगे। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले 1 साल में इतने हाईलाइटेड रहे हैं कि यूपीएससी आपको यहां से सब पूछना ही पूछना है। जैसे इसमें देखते हैं पहला क्या है टॉपिक्स, इलेक्शन ऑफ लोकसभा। और ऐसा देखा गया चूंकि इस समय लोकसभा का चुनाव हो भी रहा है, तो चुनाव हो रहा है तो इससे संबंधित आपका सवाल बनना तय है। प्रीलिम्स में भी और इस वर्ष के मेंस में भी आपका इससे सवाल बनना लगभग तय है। अब देखना यह है कि ये किस हिसाब से सवाल बना सकता है। तो आपको 2 एंगल से इस पर क्वेश्चन को तैयार करना है, एक पॉलिटिकल व्यू से देखना है और दूसरा
दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू से देखना है। दोनों एंगल से आपको तैयार करना होगा। इसके बाद दूसरा जो हमने देखा ये है आर्टिकल 243, 142, 200, 105 क्लॉज 2। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर पिछले एक साल से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में यूपीएससी लगातार हर वर्ष पूछती है। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से आप पॉलिटिकल एंगल से भी और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से भी आपको दोनों एंगल से तैयार करना होगा, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट सवाल नहीं पूछती है। तीसरा है इंडियन टेकिंग फॉरेन सिटीजनशिप, भारतीय द्वारा विदेशी नागरिकता का लिया जाना। पिछले एक साल में 1 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है, और ये बहुत ही चिंता का कारण है। तो ये ब्रेन ड्रेन का जो थ्योरी है वो बहुत अब चल रहा है कि आखिर क्या ऐसी बात है कि भारतीयों द्वारा विदेशी नागरिकता लिया जा रहा है। तो इस पर पीटी और मेंस दोनों पूछा जा सकता है, और 2 एंगल से देखना है इसको भी, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया है, इस पर भी आपको फोकस करना होगा। अगला हम देखते हैं मीडिएशन एक्ट 2023, मध्यस्थता अधिनियम है। ये मध्यस्थता अधिनियम ये आर्बिट्री एक तरह का है। जैसे विदेशी कंपनियां जब भारत में आती है तो वो ये देखना चाहती है कि उस देश का ये जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कितना तेजी से होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ये भी देख करके आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोर्ट में जो मामला आ जाता है उसमें लंबा घिसता है, इससे अच्छा है कि कोर्ट के बाहर ही कुछ मध्यस्थता उसको कर लिया जाए। तो वही एक कानून बनाया है केंद्र सरकार ने। तो इसके क्या मेन फंक्शन है ये आपको देखना है। इसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, बहुत चर्चा में रहा है पिछले एक साल। दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार, जब से ये दोनों सरकारें आई है केंद्र में, यानी कि दिल्ली में एक है और केंद्र में है, तब से दोनों में सास बहू की तरह ऐसे लड़ाई चल रही है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं दे पा रहा है। इसलिए ये इतना विवादास्पद क्षेत्र बना हुआ है कि इस बार मेंस में तो कई बार सवाल पूछा जा चुका है। तो इस बार प्रीलिम्स में भी कुछ आने की संभावना है। तो इसके प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगला हम देखते हैं डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जो आज के जनरेशन के लिए, आज के युग के लिए, आज के समय के लिए ये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आज ऐसा समय आ गया है कि हर व्यक्ति का कुछ पर्सनल डाटा होता है, और वो डाटा अपने पास सुरक्षित रखना चाहता तो है, लेकिन हैकर उसे हैक कर लेते हैं और उसके व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने पर लग जाते हैं। उन्हीं को बचाने के लिए सरकार ने ये कानून लाया है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रोविजंस ही वो मेन वही क्वेश्चन बनाता है उससे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये तो ऐसा टॉपिक्स है कि इसे इनकार कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके मेन जितने भी प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में तैयारी नहीं कर पाए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम इस पर सेपरेट इन सब के मेन जो फैक्ट हैं वो सब हम सेपरेट तरीके से आपको बना करके प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ऐसी खामियां पाई गई है, कुछ ऐसा ये पाया गया है। आपको याद हो गया कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम जो बना है ये 1955 का ही कानून बना हुआ है, और 1955 में भी जो लोग कानून बनाए हैं वो किस युग के रहने वाले हैं, ये 1930, 40 जो उस समय के पैदाइश वो लोग थे, तो उन लोगों ने ये कानून बनाया। तो अब हमारा 70 साल हो चुका है इस कानून को बने हुए। तो अब ऐसा मांग उठ रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ बदलाव आने चाहिए। उसी को बदलाव को देखते हुए ये इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ सुनवाई चल रहा है इस पर। तो ये हमारे सोसाइटी को लेकर के, तो इंडियन सोसाइटी से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पर भी बहुत अच्छे से आपको तैयारी होना चाहिए। आगे हम देखेंगे, आगे ये हमारा क्या है ये, तो आगे के देखते हैं। भारतीय नागरिक संहिता, इतना बेजोर ये
कानून अभी बनाया है सरकार ने, जिसकी प्रतीक्षा पिछले 50 वर्षों से था। भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये, और एक है इंडियन एविडेंस एक्ट। ये है भारतीय नागरिक नहीं है, न्याय संहिता है ये। हमारा जो कानून है ये दंड संहिता पर चलता था पहले, अंग्रेजों ने बना रखा था भारतीय दंड संहिता बना रखा था, यानी कि अंग्रेजों का मेन काम था भारतीयों को दंड देना। लेकिन भारत सरकार ने अब जो कानून बनाया है एक, कि नहीं भारतीयों को न्याय चाहिए, तो वो भारतीय न्याय संहिता बनाया है। इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया है। ये इतने बेजोर कानून बनाए गए हैं जिसकी प्रतीक्षा पिछले 50 वर्षों से था, क्योंकि अभी तक जो भी हमारा न्यायालय कोर्ट का जो काम है सजा देने का या ट्रायल का, वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पे चल रहा था। अब पूरी तरह से हम भारतीयों के द्वारा ये बनाया जा रहा है, तो इसका तो कोई काट ही नहीं है इस बार प्रीलिम्स एग्जाम में न पूछने की। पूरी की पूरी संभावना है इसके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछने की। तो इस पर आपको एक एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों संहिताओं में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, और साथ ही साथ इस पर ऐसे आपको तैयार करना है कि ये मेंस में भी ये पूछे जाने की 100% इसकी संभावनाएं हैं। आगे देखते हैं, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट बनाया गया है, सरकार ने पिछले साल बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसको आप CAA के नाम से जानते हैं, अभी भी हाईलाइटेड है, अभी भी चर्चाओं में है, तो इसके भी आपको जानना होगा। इसके बाद है हार्ड बुक नहीं है, हैंड बुक है, हैंड बुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर हैंडबुक, यानी कि एक रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के बारे में भी आपको जानना होगा कि हमारे यहाँ जो लैंगिक जो रूढ़िवादिता है, यानी कि लड़का और लड़की में जो जन्म से ही जो रूढ़िवादिता बना हुआ है, उस पर क्या एक रिपोर्ट आया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सरकार ने बहुत ही अच्छा एक संस्थान का निर्माण कर रहा है, फाउंडेशन बना रहा है। नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा कैसे मिलता है, किस राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा कैसे समाप्त किया जाता है, इस पर आपको पता होना चाहिए। राइट्स ऑफ मणिपुर, मणिपुर में हिंसा पिछले ही मई के महीने से शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है वहां पर। तो यहाँ दो तरीके से देखना है आपको, पॉलिटिकल इश्यूज से भी देखना है और जियोग्राफिकल कंडीशन भी यहाँ को देखना है। राइट टू डिसेंट, असहमति का अधिकार, अभी बहुत ही सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा का विषय चल रहा है देश में, असहमति का अधिकार, तो इस पर भी आपको पता होना चाहिए। फॉरेन एजुकेशनल कैंपस ऑफ इंडिया, भारत में विदेशी शैक्षणिक कैंपस, पिछले साल ही भारत सरकार ने मान्यता दिया है, यानी कि ये अनुमति दे दिया है कि विदेशी संस्थान भी भारत में आकर के अपना एजुकेशनल कैंपस, कॉलेज और ये सब शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अब इस पर अभी बहुत वाद विवाद चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन ये टॉपिक्स बना हुआ है, इसके भी कुछ प्रोविजंस हैं, आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, इसको हम VVI की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और अभी आप देखे होंगे कि इलेक्शन होने से जस्ट जैसे ये लोकसभा का जो ये कार्यक्रम घोषित होने से 2 दिन पहले 2 चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया था। तो ये पूरे 1 साल से पूरा ये चर्चा में बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत सारा ये गाइडलाइन सरकार को दिया था, और उसी को गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर अपना पूरी तरीके से कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर के जो आयुक्त होते हैं उनको कैसे अपॉइंटमेंट किया जाए, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ये सब रखा गया है। तो इसके प्रावधान आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। तो ये आपका पॉलिटी से संबंधित इतने फैक्ट, इतने टॉपिक्स पिछले 1 सालों में चर्चा में बने हुए थे। आगे अब हम देखते हैं अगले टॉपिक्स को। अगले टॉपिक्स हमारा क्या है, अगला है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप को हम देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, वैसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो भारत को प्रभावित कर दिया है, वहीं से यूपीएससी सवाल बनाती है।
आइए पहला देखते हैं इजराइल। अब इसके बारे में आपको जियोग्राफिकल पॉलिटिकल कंडीशन से देखना होगा, भौगोलिक स्थिति भी देखना है, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि जो भी वेस्ट जो एशिया के हैं देश, हमेशा एक सवाल पूछती है यूपीएससी, तो वही है। फिर है नाइजर, सोमालिया, इथोपिया, सूडान, कोमोरोस, मोरक्को, लीबिया, सिडनी। अगर आप इसके बारे में नहीं जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है पिछले 1 साल, तो आपको जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं। इसके बाद न्यू मेंबर ऑफ नाटो, नाटो में नया मेंबर जुड़ा है, कौन देश जुड़ा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रोशियल स्टेटस क्या है। न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स पहले 5 देशों का होता था, अब 9 देशों का समूह हो गया है। ये आपको फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, इसके बारे में चर्चा है तो आया है। इंडिया अमेरिका एग्रीमेंट, इंडिया नेपाल एग्रीमेंट, इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट, ये तीनों एग्रीमेंट ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों व्यू से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इन तीनों पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी होना चाहिए, इसके एक एक प्रोविजंस पता होना चाहिए। G20 समिट ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, भारत ने G20 समिट ऑर्गेनाइज किया। पिछले साल बीपीएससी ने मेंस में पूछा, इस बार यूपीएससी आपको प्रीलिम्स में ही पूछेगा और मेंस में तो पूछना ही पूछना है। तो कई एंगल से इसको पूछा जा सकता है। इसको पेपर 1 के भी ये आपको आर्ट एंड कल्चर से भी पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए कई एंगल से पूछा जाने की संभावना है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो G20 में से ही एक निकल करके आया है। बायोफ्यूल अलायंस भी निकल करके आया है। तो इस तरह से इसके मेन फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है 5 आइज, कौन वो 5 आइज के देश हैं, जो भारत से क्या ताल्लुक है, कैसे ये चल रहा है। तो आपको ये इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इस पर आपको एक नज़र आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम ना होने के कारण अगर आप इन सब में से अगर आपके फैक्ट नहीं हैं, अगर आप बना पाए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हम आपको इस पर पूरे डिटेल्स जानकारी देंगे, एक एक फैक्चुअल चीज हम बताएंगे आपको। आगे हम चलते हैं, देखते हैं अभी और है इसी में। इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, बलूचिस्तान के बारे में अभी देख रहे हैं, बहुत वहां पर चल रहा है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन और ऑपरेशन दोस्त, ये क्या है, ये सब के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद अब हम आते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमिक्स के ऐसे टॉपिक्स हैं जो सदाबहार होते हैं। ये आपको इस वर्ष की घटना, पिछले साल की भी घटना, पिछले 1-2 साल की घटनाओं तक की ये पूछ लेते हैं ये। तो आपको यहां से देखना है कौन कौन सा है। इंटरनेशनल करेंसी रुपीस, इंटरनेशनल करेंसी रुपीस, अभी भारतीय मुद्रा इतना मतलब कि चर्चे में चल रहा है। जैसे फ्रांस ने रुपए कार्ड को अपना लिया है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसके श्रेणी में चल रहे हैं। तो हमारा भी रुपया धीरे धीरे इंटरनेशनल की ओर बढ़ते हुए जा रहा है। अब यूपीएससी डायरेक्ट आपसे सवाल बनाएगा नहीं, वो इनडायरेक्ट सवाल बनाएगा कि इंटरनेशनल करेंसी अगर रुपया हो जाए तो भारत को क्या फायदा होने वाला है। तो इस तरह से बनाया जा सकता है। फिर लीगल करेंसी क्या होता है, चेंजेस द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड है मिनरल्स, कुछ ऐसे खनिज है जो सरकार ने उस मिनरल्स को प्रतिबंधित कर रखा है कि उस खनिज को नहीं खनन किया जाएगा, तो ये है। फिर विश्वकर्मा योजना है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये रिपोर्ट आया है कि श्रम बल में कितना भागीदारी है हमारे यहाँ, ये आया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक, ये एक रिपोर्ट आया है, बहुत पेजों रिपोर्ट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है सरकार का। ग्रीन बॉन्ड, आप इसके बारे में जान रहे होंगे कि ग्रीन बॉन्ड क्या है, फिर भी नहीं जान रहे होंगे तो फिर भी हम बताएंगे इस पे। विश्व व्यापार में भारत, वर्ल्ड लार्जेस्ट 5th इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत कैसे अभी 5वें इकोनॉमी बन चुका है, इसके क्या लाभ हैं, नुकसान क्या है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। और अब भारत हमारा
तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, तो ये प्रीलिम्स मेंस दोनों का ये सवाल है। अन्न भंडारण योजना बहुत चर्चाओं में रहा है ये। तो इकोनॉमी के कुछ ऐसे ये टॉपिक्स हैं जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा आपसे, बार बार कहूँगा कि अगर प्रीलिम्स अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर फोकस करें, क्योंकि आपको यही आपको नंबर दिलाएगा। और इसके लिए क्या है, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। अभी और है 16 फाइनेंस कमीशन, 16वां फाइनेंस यानी वित्त आयोग का गठन हो चुका है। टर्म्स एंड रेफरेंस इसको दिया जा चुका है। मेंस में तो हर साल सवाल आता ही आता है, प्रीलिम्स में भी पूछे जाने की खूब संभावना है। सिटी इन्वेस्टमेंट ऑफ इनोवेट इन ट्रेड एंड सस्टेन स्कीम एक सरकार ने लाया है ये। अब इस स्कीम के तहत क्या है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये सिटीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है, सेंडिंग फॉरेन करेंसी टू इंडिया। अभी क्या है कि बहुत सारे भारतीय जो हैं विदेश चले जा रहे हैं, तो विदेश जा रहे हैं तो बहुत सारे भारतीय करेंसी चला जा रहा है विदेशों में, डॉलर मतलब बदल करके चला जा रहा है। वो चिंता का एक कारण है। तो ये आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है इस पर। जोम्बी स्टार्टअप, डार्क पैटर्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, श्री अन्न योजना, इंडियन मार्केट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। इस पर पूरे एक साल चर्चाओं में रहा है ये। तो आपको इन सब टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से तैयारी होना चाहिए, एक एक फैक्चुअल चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आप कर लेते हैं तो शायद प्रीलिम्स आपके निकलने की संभावना अच्छा निकल जाएगा। इस पर आगे देखते हैं जियोग्राफी के टॉपिक्स। जियोग्राफी के टॉपिक्स ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा के लिए ये बने हुए हैं, जैसे कोझिकोड, ये स्थल है कोझिकोड केरल में। अब इन किन कारणों से चर्चाओं में बने हुए थे ये पता लगाना अब आपका काम है। इसके बाद है न्यूट्रॉन्स स्टार। अगर आप एक फिल्म देखे होंगे ओपेनहाइमर, उसी में एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट आया है, अभी बहुत चर्चाओं में है। और हम गेस करके रखे हुए कि ये यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा इस पर। लक्षद्वीप के बारे में आप इस साल के जनवरी महीने में मालदीव के साथ भारत का कुछ ऐसा हुआ कि मोदी जी एक बार लक्षद्वीप गए, एकदम चर्चाओं में बन गया। तो ज्यादा से ज्यादा इसका पॉलिटिकल व्यू नहीं, इसका जियोग्राफिकल कंडीशन से सवाल पूछे जाने की खूब संभावनाएं हैं लक्षद्वीप से। फिर है रेड सी, लाल सागर, मिडिल ईस्ट आप देख रहे होंगे बहुत चर्चाओं में बना हुआ है। सनफ्लावर, सूरजमुखी। इसके बाद में है प्रोडक्शन ऑफ पल्स, यानी कि हमारे यहाँ दालों का उत्पादन जितना चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस पर आपको पूरा फोकस होना चाहिए। ग्रीन ग्राम बीन्स यानी कि मूंग दाल। फिर है राइस एक्सपोर्ट, भारत चावल निर्यात करने में पहले स्थान पर आ गया है। इसके बाद है कोस्टल इरोजन, और ये है यानी कि समुद्री तट का ये क्षरण है ये। इसके बाद है कच्चा तीव, आइसलैंड। इन सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो सदाबहार टॉपिक हैं, हमेशा इस पर सवाल बनाने की पूरी संभावना रहती है यूपीएससी की। अब आते हैं लास्ट, हम देखते हैं हमारा ये है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो हर साल के लिए यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। अगर यूपीएससी को कहीं नहीं सवाल मिलता है तो वो सीधे सीधे इन्वायरमेंट में घुस जाता है, और इन्वायरमेंट से दो चार ऐसे क्वेश्चन वो बना ही देता है कि अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो फिर इस पर बना ही नहीं पाएंगे। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर, ब्लू जोन, क्लाइमेट कटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ऐसे ऐसे नए शब्द आए हैं पिछले एक साल से जो चर्चाओं में बने हुए हैं। कार्बन सिंक, इंडिया ग्रीन हाउस गैस इमिशन यानी कि उत्सर्जन, भारत कार्बन जो उत्सर्जन कर रहा है ग्रीन हाउस गैस का, तो कितना योगदान है भारत का इसमें। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर वीवीआई लगाने जा रहा हूं क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत सरकार ने स्टार्ट किया है और ये उन
कैट यानी कि बिल्ली कैटेगरी के जो जानवर हैं उसको संरक्षण के लिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके बाद है मिस्ट्री स्कीम है, फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये ऐसा मैकेनिज्म है, यानी कि ऐसा अभी ग्रीन हाउस गैस के कारण अभी बहुत चर्चाओं में ये टॉपिक्स बना हुआ है। तो इन्वायरमेंट से इन टॉपिक्स पर आपको तैयारी करना चाहिए। अभी 1 महीना टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। 1 महीने में इसको 10 बार आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर जुनून है, जोश है, निकालना है, तो आप कोशिश करिए इन सब टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। और इन सब टॉपिक्स को तैयार अगर हो गया तो फिर प्रीलिम्स निकालना कोई फिर बड़ी बात नहीं रह जाएगी। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देख लेते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अभी हमने आपको बताया कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, तो अभी ये निकल करके आया है ओपेनहाइमर फिल्म में, अगर आप देखेंगे तो उसी में ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट है। ये तो हम ये आप पर छोड़ते हैं कि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए स्मार्ट लैंडर जो गया था, क्या खोज करके लाया, क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ये है बैरे सिंड्रोम, एक्स पोलोरोसेट, एक्सरे पोलोरीमीटर सैटेलाइट है, ये तो बहुत चर्चाओं में अभी जनवरी में छोड़ा गया था। गैलियम मेटल है, चंद्रयान 3, सोलर मिशन आदित्य L1, निसार और एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ये इसी का है ये। तो कम से कम साइंस टेक्नोलॉजी में इसको आप तैयार करके रखिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन सब सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर ये हमें नहीं लगता है कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर आपको इन सब में अगर प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है अगर आपके पास, तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाने जा रहे हैं कि एक एक टॉपिक्स का, एक एक पॉइंट का, इसके अंदर की जो इसका प्रोविजंस है, प्रावधान है, उन सब पर हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइएगा, तो हम ये इसको और भी आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है तो बहुत कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों का ये मिश्रण एग्ज़ाम होता है। अब ये स्टूडेंट के प्रकृति पर, दिमाग पर निर्भर करता है कि वो कितना वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को वो कैच कर पाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। थैंक यू।